पॉइंट वाइज मैं बोलता जा रहा हूँ। 35 थी, वो लेबल्ड थी बाय। हेलो बच्चों, वेलकम टू 12th बोर्ड सीरीज, जिसमें हम लोग 2025 में बायो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ आर द फॉलोइंग फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व्ड इन डीएनए पैकेजिंग इन ए न्यूक्लियस ऑफ सेल। बोल रहा है कि जैसे हिस्टोन ऑक्टमर है, न्यूक्लियोसोम है, क्रोमैटिन है, ये बनता कैसे है और ये एक छोटे से न्यूक्लियस में किस तरीके से पैक हो जाता है। डीएनए काफी बड़ी होती है और वो पैक होके कैसे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर लेता है, हमें ये पढ़ना है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम, ये टॉपिक है हमारा मेनली। तो यहां एक एक करके मैं सबके बारे में समझा देता हूं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हिस्टोन ऑक्टमर के बारे में। हिस्टोन ऑक्टमर, तो देखो, जो एक क्रोमोसोम होती है वो बनी होती है डीएनए की और इनमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। बेसिक प्रोटीन का मतलब ये हो गया कि वो बेसिक एमिनो एसिड का बना होता है और बेसिक एमिनो एसिड होती है लाइसिन और आर्जिनिन। ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच होती है। हालांकि एक क्रोमोसोम में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, बट हिस्टोन ऑक्टमर की फॉर्मेशन के लिए बेसिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। बेसिक प्रोटीन होता है और ये बेसिक प्रोटीन जो बना होता है हिस्टोन ऑक्टमर, ये बना होता है, ऑक्टमर का मतलब 8 डिफरेंट टाइप के बेसिक प्रोटीन्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक प्रोटीन है यहां हिस्टोन, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन जिसे बोलेंगे हम, ये हिस्टोन वैसे तो क्रोमोसोम के अंदर की बात कर ले हम तो यहां पर 5 डिफरेंट टाइप्स की होती है। 5 डिफरेंट टाइप्स की होती है। हिस्टोन के लिए हम H लिखते हैं, तो ये है H1, H2A, H2B, H3 और H4। इसमें से H1, H2A और H2B ये लाइसिन रिच होता है, लाइसिन रिच, जबकि H3, H4 आर्जिनिन रिच होती है, आर्जिनिन रिच। सबसे पहले यहां पर इस तीनों स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या, फिर इसकी पैकेजिंग के बारे में मैं बता रहा हूं। तो हिस्टोन ऑक्टमर जो होता है ये बना हुआ होता है, ये हिस्टोन ऑक्टमर बना हुआ होता है, हिस्टोन ऑक्टमर ये बना होता है 2 मॉलिक्यूल्स each of H2A, H2B, H3 एंड H4। और इस तरीके से टोटल 8 मॉलिक्यूल्स इसके हो गए, 8 मॉलिक्यूल्स। और इससे जो बनी हुई स्ट्रक्चर हुई, उस स्ट्रक्चर का नाम हम लोग लिख लेंगे हिस्टोन ऑक्टमर। ये मान लेते हैं ये है हिस्टोन ऑक्टमर। ठीक है, क्योंकि 8 मॉलिक्यूल का बना हुआ है और हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम हो गया हिस्टोन ऑक्टमर। और इसी के ऊपर डीएनए पैक्ड होती है, लपेटी हुई होती है। कैसे लपेटा हुआ होता है वो एक एक करके हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो ये पहली बात तो ये हो गई हिस्टोन ऑक्टमर क्या है। अब इसमें दूसरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम बना होता है
हिस्टोन ऑक्टेमर का और इसके साथ जो ये वाली H1 प्रोटीन है ये भी प्रेजेंट होती है यहां पर, प्लस अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूक्लियोटाइड पेयर या नाइट्रोजनस बेस पेयर लॉन्ग डीएनए। और ये डीएनए जो होती है ये इस हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर रैप्ड होती है, लपेटी हुई होती है। समझने के लिए इसको एक अलग से डायग्राम बनाता हूं मैं, कि जैसे ये है हिस्टोन ऑक्टेमर, ये हिस्टोन ऑक्टेमर है और इस हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर ये जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ये डीएनए इसके ऊपर रैप्ड होती है, क्वाइल्ड होती है और ये यहां से बाहर निकल आता है। और इसकी टर्मिनल पार्ट, डीएनए की टर्मिनल पार्ट ये H1 प्रोटीन से बंधा हुआ होता है। दिस इज H1, ये वाला है हिस्टोन ऑक्टेमर, और ये है डीएनए, ये वाली है डीएनए। और इससे जो बना हुआ स्ट्रक्चर हुआ, अब कंप्लीट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग H1 इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। अब यहां पर तीसरी स्ट्रक्चर इसमें पूछी गई है, क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमैटिन के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। क्रोमैटिन, थर्ड नंबर क्रोमैटिन। बोलेंगे जब इस तरीके की न्यूक्लियोसोम बहुत सारी आपस में जुड़ जाए तो उससे क्रोमैटिन बन जाता है। बोलेंगे मेनी न्यूक्लियोसोम्स आर joined together to form a thread-like structure known as chromatin। तो इसी डायग्राम को हम लोग आगे यहां पे देख लेते हैं एक बार, कि जब कभी भी इसी तरीके की एक दूसरी न्यूक्लियोसोम है, जिसमें ये है मान लेते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर, और इसके ऊपर ये डीएनए आगे कंटिन्यू है और इसके ऊपर फिर से दोबारा से रैप हो गया, बाहर निकल आई, और H1 प्रोटीन यहां पर फिर इसके दोनों टर्मिनल को कंबाइन कर दिया, तो दूसरी न्यूक्लियोसोम हो गई। तो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए लिंकर डीएनए कहलाता है। लिंकर डीएनए जो वेरिएबल लेंथ की होती है, और इस तरीके से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना, इसी का नाम दे देंगे हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल। और यहां पर इस तरीके से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन हुई है, थ्रेड कैसी, तो एक थ्रेड ऐसी जिसमें बीड लगे हुए हो कई जगह, इसमें से बीड जो होती है ये न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन में यहां पर क्या है, एक बार दोबारा से पढ़ो। हाउ आर फॉलोइंग फॉर्म्ड, कैसे बनता है वो तो मैंने समझा दिया। एंड इन्वॉल्व्ड इन डीएनए पैकेजिंग। तो देखो, हिस्टोन ऑक्टेमर प्रोटीन की बनी होती है और इसके ऊपर ये डीएनए मॉलिक्यूल रैप्ड होती है, जिसकी वजह से 7 टाइम्स डीएनए की लेंथ पैक हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो न्यूक्लियोसोम के लेवल पर हम बात करेंगे कि डीएनए मॉलिक्यूल 7 टाइम्स स्मॉलर हो गई, ठीक है। यहां पर
जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोसोम के बारे में, ये न्यूक्लियोसोम किसकी बनी है ये तो लिख लिए, यहां पर आगे लिख लेते हैं हम लोग ड्यू टू रैपिंग ऑफ डीएनए ओवर हिस्टोन ऑक्टेमर DNA becomes 7 times smaller. इसका मतलब ये हुआ कि इट हेल्प्स इन, बोलेंगे therefore helps in पैकेजिंग. इस तरीके से पैकेजिंग में हेल्प करता है. और फिर क्रोमैटिन मटेरियल की बात कर लें तो एक क्रोमैटिन मटेरियल इसी का बना हुआ होता है जिसमें कि डीएनए की रैपिंग कंटिन्यूअसली होती चली जाती है और ओवरऑल डीएनए पैक्ड होता चला जाता है. ये जो क्रोमैटिन मटेरियल बना ये आगे चल के एक सोलिनॉइड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, सोलिनॉइड बना लेता है. और सोलिनॉइड के एक टर्न में टोटल 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होती है, 6 न्यूक्लियोसोम. और इस तरीके से क्रोमैटिन मटेरियल भी फर्दर 6 टाइम्स डीएनए को पैक कर लेता है. यह सोलिनॉइड. और यहीं पे मैं समझा देता हूं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर भी कि यदि सोलिनॉइड की फर्दर पैकेजिंग हो गई तो सुपर सोलिनॉइड, और सुपर सोलिनॉइड फर्दर पैक हो गया तो फाइनली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है और इसी को हम लोग क्रोमोसोम बोल देते हैं. तो एक क्रोमोसोम बनने में डीएनए की पैकेजिंग कई लेवल पे होती है. पहला लेवल हो गया न्यूक्लियोसोम, दूसरा क्रोमैटिन, तीसरा सोलिनॉइड एंड सुपर सोलिनॉइड, और तब जाके फाइनली क्रोमोसोम बन जाता है. तो यहां पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ आर द फॉलोइंग फॉर्म्ड, ये मैंने बता दिया कि हिस्टोन ऑक्टेमर बेसिक प्रोटीन हिस्टोन का बना हुआ होता है और ये इसी के ऊपर जब डीएनए की रैपिंग होती है तो डीएनए पैक हो जाता है और एक छोटे से न्यूक्लियस में लॉन्ग लेंथ वाले डीएनए की पैकेजिंग पॉसिबल हो जाती है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया. इस तरीके के क्वेश्चंस अलग अलग करके बात कर ले तो 5 मार्क्स में आ जाते हैं. ठीक है, किसी एक के बारे में बोला जाए तो 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. डिफरेंशिएट बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन. अब जो यहां पे अभी मैंने बताया कि जब डीएनए की पैकेजिंग होती है न्यूक्लियोसोम पर, क्रोमैटिन पर, सोलिनॉइड, सुपर सोलिनॉइड पर, और फाइनली जब क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होगी तो क्रोमोसोम इवनली पैक्ड नहीं होता है. ठीक है, जैसे मान लेते हैं डीएनए से बना हुआ यह है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की पैकेजिंग इवन नहीं होती है. कई जगह ये टाइटली पैक्ड होता है, कई जगह ये लूजली पैक्ड होती है. तो जो टाइटली पैक्ड पोर्शन है इसी का नाम है हेटेरोक्रोमैटिन, और जो लूजली पैक्ड पोर्शन होती है उसको बोल देते हैं हम लोग यूक्रोमैटिन. ठीक है, एक क्रोमोसोम मान लिया जाए इसे, तो क्रोमोसोम की ये जो लूजली पैक्ड वाली एरिया होती है दैट इज यूक्रोमैटिन. वैसे यहां बोर्ड पे दिखने में ये डार्क कलर की है, बट इसे लूजली पैक होने के कारण यदि एसिटोकार्माइन स्टेन से कलर किया जाए तो लाइट बैंड की फॉर्मेशन करता है. वीडियो में साफ साफ दिखे इसलिए बैकग्राउंड यहां पे ब्लैक लिया गया है, अदरवाइज ये लूजली पैक्ड एरिया होती है यूक्रोमैटिन, इसलिए ये लाइट बैंड की फॉर्मेशन करता है. इट फॉर्म लाइट बैंड.
और जितने भी फंक्शनल जीन होते हैं, फंक्शनल जीन, वो इसी यूक्रोमैटिन वाले एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन जो टाइटली पैक्ड पोर्शन है क्रोमोसोम का, इसे बोल देंगे हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन। टाइटली पैक्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। टाइटली पैक्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। और इस कारण से जब एसिटोकार्माइन से कलर किया जाए तो ये डार्क बैंड की फॉर्मेशन कर लेता है। डार्क बैंड, इट फॉर्म डार्क बैंड। और जंक जीन यहां प्रेजेंट होती है। जंक जीन मतलब नॉन फंक्शनल जीन। जंक जीन्स आर प्रेजेंट हियर। तो यदि हम बात कर लें यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में डिफरेंशिएट करने की, तो इस तरीके से कर सकते हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, यहां भी एक लाइन और लिख देना है हमें। यूक्रोमैटिन में लूजली पैक्ड पोर्शन, लूजली पैक्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज यूक्रोमैटिन। तो ये 3 पॉइंट्स बना के हम लोग लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड को। यदि सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वो आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है तो डीएनए है। तो यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड बोला जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आरएनए की बात कर रहा है। तो आरएनए की एक स्ट्रक्चर यदि मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के बनने के लिए उसमें नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का होना जरूरी है। ठीक है। और यहां पर ये सारे किस तरीके से अरेंज होते हैं हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जैसे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया पेंटोज शुगर की। अब हमें यहां पर 4 डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस को मान लेते हैं कि रिप्रेजेंट करना है। तो कम से कम 4 न्यूक्लियोटाइड यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक पेंटोज शुगर है, इसी के नीचे दूसरी पेंटोज शुगर मैं बना लेता हूं। 1 मिनट, थोड़ा डार्क कर ले। ये मैंने बना दिया दूसरी पेंटोज शुगर। इसी के नीचे ये 3rd पेंटोज शुगर है और 4th पेंटोज शुगर है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड से। तो क्वेश्चन में ये है, एक्सप्लेन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पेंटोज शुगर में यदि इसकी नंबरिंग मैं कर दूं तो टोटल 5 कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पर ये है 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th जो होती है रिंग के बाहर होती है। CH2OH के फॉर्म में होता है ये CH2OH। तो सारे में होगा यहां पर CH2OH, CH2OH और ये 5वां कार्बन है 5th नंबर CH2OH। नंबरिंग वैसे ही होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। ये सारे हैं पेंटोज शुगर। मैं इसको S लिख देता हूं, पेंटोज शुगर है। अब पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। आरएनए में नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप के होते हैं, एडेनाइन, गुएनाइन, साइटोसिन और थाइमीन की जगह यहां पर यूरोसिल होती है। तो फर्स्ट नंबर कार्बन से यहां पे मैं ऐड कर देता हूं। ये मान लो कलर मैं चेंज कर देता हूं नाइट्रोजनस बेस को दिखाने के लिए। एडेनाइन, ये है गुएनाइन, ये है साइटोसिन
और यूरेसिल है, यूरेसिल है, फर्स्ट नंबर पोजीशन से जुड़ी होती है। ठीक है, पेंटोज शुगर के फर्स्ट पोजीशन से जुड़ी होती है। अब यहां पर थर्ड नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप जो प्रेजेंट है पेंटोज शुगर का, OH ग्रुप, ये फिफ्थ के OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करके H2O रिलीज कर देता है। ये OH रिलीज हो गया और यहां से H रिलीज हो गया और इनके बीच में फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो फाइनली एक एक ऑक्सीजन बचा हुआ रह जाएगा थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर। यहां पर हम लोग यदि देख लें तो ये वाला रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया, अब इनको जोड़ देते हैं हम। तो OH ग्रुप जो थर्ड पोजीशन पर है एक पेंटोज शुगर के साथ, इससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ी रहती है। और फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। तो फॉस्फेट ग्रुप होती है H3PO4 मॉलिक्यूल, एक मिनट, फॉस्फेट ग्रुप होती है P के साथ, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला थर्ड पोजीशन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप यहां से H रिलीज हो गया पहले, तो ये लग गया यहां पर O के साथ PO और एक OH को मैं साइड में लिख देता हूं और इससे आके ये वाला जुड़ गया O के साथ, ये जुड़ गया और इसी बॉन्ड को हम लोग नाम दे देंगे फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड। दिस इज फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड से ये जुड़ा होता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बना लेते हैं। OH और इस O के साथ ये फिफ्थ पोजीशन जुड़ गया, यहां भी इसी तरीके से फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। नीचे होगा तो नीचे भी इसी तरीके से जुड़ी होगी। इसमें से नाइट्रोजनस बेस ये हो गया, नाइट्रोजनस बेस, दिस इज पेंटोज शुगर एंड दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर मिला के कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, और नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिला के कहला जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर ये वाली ग्रुप न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन जब इस न्यूक्लियोसाइड को इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिख दें यहां तक, तो इसी का नाम रख लेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। और कोई दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में मैंने लिख दिया है फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड से जुड़ी रहती है। दो या दो से ज्यादा फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड, या बोलेंगे दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो जो आपस में जुड़ी हो फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड से, तो इसी को बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये सिंगल स्ट्रैंड है, तो केमिकल स्ट्रक्चर हमें बतानी है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। ये डिस्क्राइब कर लेंगे कि आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, जो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप की बनी होती है। इसके ऊपर की भी बात कर ले हम तो आगे इसी तरीके से यहां पर ये जुड़ा होगा, ये भी इसी तरीके से यहां पे ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, फॉस्फेट इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया केमिकल स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड। आगे क्या है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसकी सेकेंड पार्ट को हम लोग यहां पे डिस्क्राइब कर लेते हैं।
कि जैसे एक डीएनए वॉटसन एंड क्रिक ने जो एक्सप्लेन किया है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल मॉडल को एक्सप्लेन किया है, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। यहां पर ये हमने यह मान लेते हैं तो मार्जिन से अंदर की तरफ पेनिट्रेशन देखें तो एक जगह बहुत ज्यादा, एक जगह बहुत कम है। तो जहां पर बहुत कम है इसको बोला जाता है माइनर ग्रोव, माइनर ग्रोव। और जहां डिप्रेशन ज्यादा है दिस इज नोन एज मेजर ग्रोव, मेजर ग्रोव। डीएनए के दो स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनाइन हमेशा थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है, जबकि साइटोसिन हमेशा गुआनिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाती है, सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बन जाती है। और इसकी डायमीटर वॉटसन एंड क्रिक की डबल हेलिकल मॉडल के अनुसार मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए की 20 एंगस्ट्रम होती है। दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रम का होता है। दो मेजर ग्रोव या दो माइनर ग्रोव एडजेसेंट वाली के बीच में डीएनए कंप्लीट टर्न बना लेता है। और इस वन कंप्लीट टर्न में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर 10 होते हैं और दो के बीच का डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रम। तो 10 में ये डिस्टेंस लगभग 34 एंगस्ट्रम की ट्रेवल करेगा। तो जैसे क्वेश्चन यहां पर है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो एक डायग्राम हम लोग ऐसे बना लेंगे, पॉइंट यही सारी बात कर लेंगे हम लोग कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होती है। दूसरी बात कि डीएनए की जो दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं, पॉइंट वाइज मैं बोलता जा रहा हूं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनाइन थाइमीन से हमेशा पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। साइटोसिन गुआनिन से पेयर करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और एक पूरी टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रम होता है। इसलिए वन कंप्लीट टर्न में 34 एंगस्ट्रम एक डीएनए ट्रेवल कर लेता है। और इस डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में कॉमन टाइप की डीएनए की डायमीटर 34 एंगस्ट्रम की होती है। तो ये हमने फीचर एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए जिसे बोला जाता है बी डीएनए, ये बी डीएनए की फीचर मैंने बता दिया और ये डायग्राम है बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, डायग्रामेटिक स्केच, the experiments conducted by Hershey and Chase, write the influence drawn by them। तो हर्शे एंड चेज ने ये एक्सप्लेन किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और एक कंफर्मेटरी टेस्ट दिया था इसने अपने एक्सपेरिमेंट में जो
मेथड इस्तेमाल किया था, ब्लेंडिंग मेथड, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसने इसमें एक बैक्टीरिया लिया था, इकोलाई, बैक्टीरिया इकोलाई, जो इस डायग्राम में ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैक्टीरिया को, ये वाला, दिस इज बैक्टीरिया। और इसने एक वायरस लिया था, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज, ये है वायरस। इस वायरस के पास दो ही टाइप की केमिकल है, या तो इसमें प्रोटीन है या तो इसमें डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल। अब प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसने एमिनो एसिड जिसमें सल्फर होती है, सल्फर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से, रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल कर लिया S35 से, और डीएनए को लेबल कर दिया N15 से या फास्फोरस से, N15। हर से चीज एक्सपेरिमेंट करना है तो फास्फोरस इसने लिया था P32, और ये एक्सपेरिमेंट इसने 3 टाइम्स किया। पहले लेवल पर एक्सपेरिमेंट 2 थी, जो 3 स्टेप में एक्सपेरिमेंट की गई। वो 3 स्टेप क्या था? तो पहला स्टेप था इन्फेक्शन, दूसरा स्टेप था ब्लेंडिंग, और तीसरा स्टेप था सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन्फेक्शन में क्या किया इसने कि ये वायरस बैक्टीरियोफाज है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में सल्फर से लेबल किया इसको, सल्फर 35 से, और इसको मिक्स कर दिया इकोलाई के साथ। तो वायरस बैक्टीरियोफाज एडजॉर्ब किया इसकी सरफेस पर और अपनी डीएनए को पास कर दिया। जो भी सल्फर 35 थी वो लेबल्ड थी वायरस के प्रोटीन पर, तो प्रोटीन कोट रह गया बाहरी, लेकिन इसकी डीएनए मटेरियल इनर साइड आ गई इकोलाई की। यही वाला इकोलाई है, ये है इकोलाई। दूसरे, पहला तो इन्फेक्शन किया, उसके बाद इसे मिक्स कर दिया अच्छे से। अब जो एडजॉर्ब हुआ था यहां पर सरफेस पर वायरस, इसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तेजी से घुमाया, जिसकी वजह से वायरस जो लाइट वेट की होती है, टेस्ट ट्यूब में सुपरनेटेंट ऊपर की तरफ आ गया और इकोलाई नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि वेट ज्यादा था इकोलाई में। अब जब सुपरनेटेंट को आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो सुपरनेटेंट में सारे के सारे सल्फर 35 मिल गए, यानी कि प्रोटीन जो होता है ट्रांसफरेबल नेचर का नहीं है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस वायरस की डीएनए को फास्फोरस 32 से लेबल कर दिया। फिर वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, इन्फेक्शन, उसके बाद इसकी ब्लेंडिंग हुई और फाइनली सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको सेपरेट करके फिर एनालाइज किया गया, और अब ढूंढा गया सुपरनेटेंट में क्या फास्फोरस 32 है, देखा गया बिल्कुल नहीं था यहां पर। और जब खोजा गया बाद में तो पता चला कि इकोलाई के इनर साइड बॉडी के अंदर चली गई है, तो ट्रांसफरेबल मटेरियल इस तरीके से डीएनए हो गया। और जो ट्रांसफरेबल मटेरियल हो उसी को बोल देते हैं हम लोग जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होती है। हालांकि इसके पहले एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने भी प्रूफ किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट कंफर्मेटरी टेस्ट हम हर्से एंड चेज वाले एक्सपेरिमेंट को मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है कि डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करिए, तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में दी गई है। इस डायग्राम को 3 स्टेप में लिख देना है कि क्या क्या किया गया है। तो इन्फेक्शन में मिक्स किया गया, और 2 एक्सपेरिमेंट लिखनी है। पहले एक्सपेरिमेंट में हमें लेबल करना है सल्फर 35 से, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में फास्फोरस 32 से। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है,
इसको सबसे पहले ग्रिफिथ ने ही एक्सपेरिमेंट किया था, और ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, और ग्रिफिथ की एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया था 3 साइंटिस्ट ने मिलके, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था वो मैं बता रहा हूं। डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, कमेंट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट। ग्रिफिथ ने 4 एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? बैक्टीरिया, इसने लिया था बैक्टीरिया की स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को लिया था इसने। स्ट्रेप्टोकोकस, इसे डिप्लोकोकस भी बोला जाता है। इसकी 3 फॉर्म लिया था। एक स्मूथ वाली वैरायटी लिया था, एक रफ वाली वैरायटी लिया था, और एक स्मूथ वाली वैरायटी को हाई टेम्परेचर पे रख के एक्सपेरिमेंट किया था। तो स्मूथ वैरायटी हीट किल्ड वैरायटी थी, हीट किल्ड स्मूथ वैरायटी। हीट किल्ड का मतलब हुआ हाई टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। तो स्मूथ वैरायटी जो थी ये वायरुलेंट था। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वजह से न्यूमोनिया कॉज होती है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया का नाम था, और उसकी वजह से जिस किसी भी इंडिविजुअल में दिया गया, जैसे माइस इसने लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए, तो माइस की डेथ हो गई न्यूमोनिया के कारण। तो यदि इन्फेक्शियस हो तो वायरुलेंट बोलते हैं, लेकिन म्यूटेशन के कारण जो रफ वैरायटी थी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की, ये नॉन वायरुलेंट था, मतलब इससे न्यूमोनिया कॉज नहीं होती थी, वायरुलेंट, इसलिए डेथ भी नहीं होती थी। और हाई टेम्परेचर पर जब स्मूथ वैरायटी को लिया जाए तो ये भी नॉन वायरुलेंट ही हो जाती है। नॉन वायरुलेंट मतलब न्यूमोनिया नहीं होगा और डेथ भी नहीं होगी, वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट। तो यहां पर इसने 4 एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हम लोग लिख रहे हैं सबसे पहले। और क्या किया था इसने कि इसकी स्मूथ वैरायटी को, स्ट्रेप्टोकोकस की स्मूथ वैरायटी को इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड इनटू लिविंग माइस, लिविंग माइस। तो इससे ऑब्जर्वेशन ये मिला कि माइस की डेथ हो गई, क्योंकि स्मूथ वैरायटी वायरुलेंट होता है। ये एक्सपेरिमेंट था, और यहां पे ऑब्जर्वेशन की बात कर ले तो माइस की डेथ हो गई, डाइड। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब आर वैरायटी लिया गया, इंजेक्ट किया गया लिविंग माइस की बॉडी में, तो डेथ नहीं हुई, नॉट डाइड। इसी के बेसिस पे बोल देते हैं हम लोग कि ये नॉन वायरुलेंट था। तीसरी एक्सपेरिमेंट में इसने स्मूथ हीट किल्ड वैरायटी लिया था, हीट किल्ड, और फिर उसी तरीके से इंजेक्ट किया लिविंग माइस की बॉडी में। ये नॉन वायरुलेंट होने के कारण ये भी जिंदा ही रह गया, डेथ नहीं हुई। लेकिन चौथा एक्सपेरिमेंट जब किया कि स्मूथ वैरायटी की हीट किल्ड वैरायटी की मिक्सिंग कर दी गई आर वैरायटी के साथ, और फिर इंजेक्ट किया गया माइस में, लिविंग माइस की बॉडी में, और माइस की डेथ हो गई। तो यहां पर सवाल यह है कि जब आर वैरायटी नॉन वायरुलेंट है, एस हीट किल्ड नॉन वायरुलेंट है, तो डेथ कैसे हुई? तो इसकी एक्सप्लेनेशन दिया ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताकर, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें बोला कि किसी तरीके से एस वैरायटी की कुछ मॉलिक्यूल ट्रांसफर होके
आर वैरायटी में चली गई। किसी तरीके से स्मूथ वैरायटी वाली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की कुछ मॉलिक्यूल आर वैरायटी में चली गई और इस आर को बदल दिया एक नॉर्मल S3 वैरायटी में, नॉर्मल S वैरायटी में। और नॉर्मल वाला S हम लोग पढ़ लिए हैं वायरुलेंट है, इसलिए माइस को निमोनिया हुआ और माइस की डेथ हो गई। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो ट्रांसफरेबल मॉलिक्यूल जो स्मूथ हीट किल्ड वैरायटी से आर में गया था वो क्या है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बाद में एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने तीनों ने मिलकर ये फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। और क्या क्या किया इसने, तो इसने ये किया फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट में, एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, बी वाले पार्ट के बारे में लिख रहे हैं। इसने फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। कैसे किया, तो सबसे पहले इसने लिया प्रोटीन ऑफ एस हीट किल्ड और इसको मिक्स किया आर के साथ और अब इंजेक्ट कर दिया माइस की बॉडी में, इंजेक्टेड इनटू लिविंग माइस बॉडी, लिविंग माइस बॉडी। और इसकी वजह से देखा कि डेथ नहीं हुई माइस की। पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ग्रिफिथ के द्वारा, जब पूरी की पूरी S3 आर के साथ मिक्स की गई थी तो डेथ हो गई। लेकिन S3 हिट किल्ड का सिर्फ प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके आर के साथ मिक्स किया तो डेथ नहीं हुई। ऐसे ही जब कार्बोहाइड्रेट लिया गया हीट किल्ड की और आर के साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया तब भी डेथ नहीं हुई। तीसरा एक्सपेरिमेंट में डीएनए लिया गया हीट किल्ड वैरायटी की और आर के साथ मिक्स करके एक एंजाइम इसमें डाल दिया गया डीएनएज और फिर इंजेक्ट किया गया। देखा अभी भी माइस की डेथ नहीं हुई। लेकिन फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इसने ये किया कि डीएनए तो लिया हीट किल्ड का, S3 हीट किल्ड, और आर के साथ मिला दिया। लेकिन ये जो डीएनए पहले लिया था अब नहीं लिया, तो देखिया कि माइस की डेथ हो गई थी। इसका मतलब वो ट्रांसफरेबल मटेरियल यही डीएनए है। तो ये एक तरीके से कंफर्म कर दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो ग्रिफिथ ने एक्सप्लेन किया था कि कुछ मॉलिक्यूल S3 हीट किल्ड से ट्रांसफर होकर आर वैरायटी में चली जाती है और इसकी वजह से एक नॉर्मल आर वाली एक नॉर्मल एस वैरायटी में बदल जाती है और माइस की डेथ हो जाती है। तो यहां वो ट्रांसफरेबल मॉलिक्यूल कुछ और नहीं डीएनए ही था। कंक्लूजन निकाल दिया यहां से, कंक्लूजन कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसफरेबल मॉलिक्यूल जो भी रहे उसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये आंसर हो गया हमारा। तो ये हम लोग कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए डीएनए सेगमेंट हैज ए टोटल, अच्छा ये डीएनए स्ट्रक्चर की क्वेश्चन हो गई, इसमें न्यूक्लियोटाइड की नंबर दी जाएगी और बाकी हमारे से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी बॉन्ड कितनी है, नाइट्रोजनस बेस कितना है। तो हम लोग एक एक करके आंसर करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में है डीएनए की एक सेगमेंट में टोटल न्यूक्लियोटाइड, टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितनी है 1500, आउट ऑफ विच ग्वानिन की नंबर इसमें लिख दिया है 410, out of which 410 are guanine containing nucleotide। अब बोला जा रहा है how many pyrimidine bases
दिस सेगमेंट possess। तो देखो, गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन, तो इसलिए जितनी नंबर गुआनिन की होगी उतनी ही नंबर साइटोसिन की भी होगी, यानी ये टोटल नंबर हो गए 410 साइटोसिन के और 410 गुआनिन के। तो टोटल नंबर यहां पर यदि हम लोग बात कर ले गुआनिन प्लस साइटोसिन की, तो 2 इंटू 410 इक्वल टू 820। अब जो बाकी बचा होगा उसमें होगा एडेनाइन और थाइमीन, और ये एडेनाइन और थाइमीन 1500 में से माइनस कर दिया जाए 820, तो हमारे पास आ गया 580। एक मिनट, 14 हो गया ना, 680 एडेनाइन और थाइमीन मिलाकर, यानी अकेला एडेनाइन और अकेला थाइमीन की बात कर लें तो 680 डिवाइडेड बाई 2 यानी 340। अब इसमें से प्यूरीन कौन सा है और पायरिमिडीन कौन सा है ये लिख लेते हैं। तो प्यूरीन इज एडेनाइन प्लस गुआनिन एंड पायरिमिडीन इज थाइमीन प्लस साइटोसिन, और थाइमीन की नंबर हमारे पास है 340 और साइटोसिन की नंबर है 410। टोटल ऐड कर देते हैं इसको, तो टोटल हमारे पास हो गया 0 1 प्लस 4 5 4 प्लस 3 7 750 पायरिमिडीन, और इतना ही होगा प्यूरीन भी। एडेनाइन की नंबर कितनी हो गई 340 प्लस गुआनिन इज 410, ये भी हो गया 750। तो क्वेश्चन में हमारे से पूछ रहा है हाउ मेनी पायरिमिडीन बेसेस दिस सेगमेंट possess, तो आंसर हो गया 750। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है, it is established that RNA is first genetic material। जिस समय इवोल्यूशन हुई तो ये बताया गया कि डीएनए से पहले आरएनए बना था, इसलिए आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। एक्सप्लेन गिविंग 3 रीजन, ये आंसर मैंने लिख दिया है, क्योंकि अभी भी जब हम पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये हो गया आरएनए की सिंथेसिस, तो ये जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है और जो ट्रांसलेशन होती है, और ट्रांसक्रिप्शन में जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म होता है, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म का मतलब ये हो गया कि जो शुरुआत में आरएनए की फॉर्मेशन होती है वो हायर मॉलिक्यूलर मास वाली होती है। उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पार्ट होते हैं। एक्सॉन होता है कोडिंग सेगमेंट और इंट्रॉन नॉन कोडिंग। तो इंट्रॉन को कट करके हटा दिया जाता है और सारे एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है। इससे फाइनली एक फंक्शनल आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है। आगे ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म मैं तब समझाऊंगा, बट अभी नाम याद रखना है स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, कि शुरुआत में जो आरएनए बना है नॉन फंक्शनल होती है और उससे फंक्शनल आरएनए बनता है। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। ये स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म भी आरएनए के अराउंड हो रही है। इसके लिए एक एंजाइम राइबोजाइम यूज होता है जो एक टाइप की आरएनए है। एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीनेसियस इन नेचर, बट राइबोजाइम पहले बन चुका था जो कि स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। तो बायोकैटलिस्ट भी है आरएनए। दूसरी बात, मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म और ट्रांसलेशन, ये सारे आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुए हैं। दूसरा, राइबोजाइम लाइक आरएनए एंजाइम की तरह काम कर रहा है, और आरएनए वर्कड वेल इन अर्ली अनस्टेबल इन्वायरमेंट। चूंकि इवोल्यूशन के समय हमारी इन्वायरमेंट अनस्टेबल थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, धीरे 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 कूल होता चला गया। तो ऐसे अनस्टेबल इन्वायरमेंट में
आरएनए वर्क कर रहा था। डीएनए को रखा जाए तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था हाई टेम्परेचर पे डीएनए काम ही नहीं करेगा, क्योंकि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इनडायरेक्ट बॉन्ड होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से बनता है, वो सेपरेट हो जाती है। तो ज्यादा बढ़िया काम कर रहा था ये आरएनए, इसलिए आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। बट आरएनए अनस्टेबल होता है, तो अभी के रिस्पेक्ट में डीएनए को माना जाता है जेनेटिक मटेरियल। बट ये मेटाबॉलिज्म या स्प्लाइसिंग या ट्रांसलेशन अभी भी देखा जाए तो आरएनए के अराउंड होती है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से नहीं बनता। डीएनए से आरएनए बना और आरएनए प्रोटीन बनाया, ठीक है। और इसी प्रोटीन से कोई भी फिजियोलॉजी परफॉर्म होती है। तो आरएनए के अराउंड ये मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसमें ये बताया जा सकता है कि आरएनए ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, नेम द स्टेज इन सेल साइकिल वेयर डीएनए। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में, सिंथेसिस फेज में होती है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस देके आपको पूछा जाएगा, तो हमारा आंसर है एस फेज, सिंथेसिस फेज कहते हैं इसको, जिसमें डीएनए की डबलिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज डीएनए रेप्लिकेशन सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था मेजल्सन एंड स्टॉल ने। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, थियोरिटिकली इसको एक्सप्लेन किया है वॉटसन एंड क्रिक ने। बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसकी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात कर लें तो प्रोकैरियोट्स के ऊपर मेजल्सन एंड स्टॉल ने एक्सप्लेनेशन दिया है। मेजल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया था, एक इकोलाई लिया, एस्चेरिचिया कोलाई, और इसको पहले ग्रो कराया, ग्रो फॉर many generation in nitrogen 15 मीडियम। तो कई जनरेशन तक यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जाए तो जिस मीडियम में लिया जाएगा, नाइट्रोजन जिस टाइप की होगी उसकी डीएनए मान लिया जाएगा वैसी ही बन गई, ठीक है। तो यहां पर जो डॉटर इकोलाई की फॉर्मेशन हुई, डॉटर इकोलाई कई जनरेशन के बाद मान लिया जाएगा कि उसमें डीएनए की दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 कंटेन कर लिया। अब यहां पे नाइट्रोजन का सोर्स क्या लिया गया था, नाइट्रोजन सोर्स तो अमोनियम क्लोराइड लिया गया था। अमोनियम क्लोराइड की नाइट्रोजन 15 वाली ली गई थी, ठीक है। अब जो डॉटर इकोलाई यहां पे मिला कई जनरेशन के बाद, उसकी नाइट्रोजन 15 वाली इकोलाई की ग्रोथ आगे फिर से अमोनियम क्लोराइड में कराया गया, लेकिन अब अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन 14 मीडियम लिया गया और इसकी ग्रोथ कराई गई, इसकी बैंड तैयार की गई। डीएनए बैंड जब इसका तैयार किया गया तो यहां पर जो इस वाले इकोलाई में जिसमें नाइट्रोजन ये 15 वाला था, ये डीएनए की बैंड यहां पे मिली हमें, हैवी डीएनए बैंड टेस्ट ट्यूब में थोड़ा लोअर पोर्शन में। अब जब इसको ग्रो कराया था नाइट्रोजन 14 मीडियम में, तो हर एक 20 मिनट के बाद इसकी डीएनए बैंड ली गई। तो देखा गया नेक्स्ट 20 मिनट के बाद जब डीएनए बैंड तैयार की गई
तो अब डीएनए बैंड इसके थोड़ा सा ऊपर मिला, थोड़ा ऊपर मिला, और अगले 20 मिनट के बाद, ये 20 मिनट के बाद मिला। कब? जब नाइट्रोजन 14 मीडियम लिया गया, और अगले 20 मिनट के बाद, मतलब 40 मिनट के बाद, जब नाइट्रोजन 14 मीडियम ही लिया गया, तो अब नई डीएनए बैंड थोड़ी और ऊपर मिली, थोड़ी और ऊपर में मिली, यहां पर जैसे मान लेते हैं। अब फिर अगले 20 मिनट के बाद एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, बार बार रिपीट किया गया, इसके और ऊपर डीएनए बैंड नहीं मिला, यानी डीएनए 3 डिफरेंट टाइप्स की हो गई इस एक्सपेरिमेंट में। जो सबसे नीचे था उसका वेट ज्यादा था, इसलिए नाम रख दिया गया हैवी डीएनए बैंड। जो सबसे ऊपर था ये लाइट डीएनए बैंड, लाइट डीएनए बैंड, और जो बीच में था इंटरमीडिएट डीएनए बैंड, इंटरमीडिएट डीएनए बैंड। अब इसी बात की एक्सप्लेनेशन मेजल्सन एंड स्टॉल ने किया कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसने ये बताया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल लिया गया है शुरुआत में, ये नाइट्रोजन 15 वाली दोनों स्ट्रैंड थी, इसलिए डीएनए जो बैंड मिला हमें कंपैरेटिवली हैवी था। और इसके 20 मिनट के बाद जब एक न्यूट्रिएंट मीडियम, कल्चर मीडियम में इसको ग्रो कराया गया, और कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन 14 टाइप की ली गई, N14 मीडियम, और फिर जब डीएनए बैंड बनाया गया तो थोड़ा सा ऊपर मिला। तो इस बात की एक्सप्लेनेशन 20 मिनट के बाद जो मिला, इस बात की एक्सप्लेनेशन हम सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं कि ये डीएनए पहले सेपरेट हो गया होगा 15 वाला, और फिर नई मीडियम के अनुसार एक नया N14 वाला बैंड तैयार हो गया, N14 वाला तैयार हो गया डीएनए स्ट्रैंड, और इस तरीके से इंटरमीडिएट वेट वाली डीएनए हमें मिल गई। फिर वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, N14 मीडियम लेकर, और 20 मिनट के बाद एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, फिर से ये सेपरेट हुआ, और नई मीडियम अभी भी N14 ही है, इसलिए मैं स्ट्रैंड को व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, और पुरानी वाली स्ट्रैंड यहां पर एक नई मीडियम में एक तो व्हाइट बनेगा ही, और ये पुरानी वाली स्ट्रैंड, ये दोनों अभी भी प्रेजेंट होगा, यहां पर ये प्रेजेंट है अभी भी। तो यहां पे 2 डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया N15 वाला, लेकिन बाकी सारे नए वाले N14 के बन गए, N14 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 N14। तो 2 मॉलिक्यूल बन गए N14 वाले। तो यही वाला हमें लाइट डीएनए के फॉर्म में दिखा थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में, लेकिन थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में हमें एक्चुअली 2 बैंड दिखा था। एक तो इंटरमीडिएट वाला भी दिखा, इंटरमीडिएट, जो कि N15 N14 डीएनए से बनी थी, ये वाली, और एक सबसे लाइट वेट वाला दिखा जो सबसे ऊपर बना था। तो मेजल्सन स्टॉल ने इस 3 डिफरेंट टाइप की डीएनए बैंड की एक्सप्लेनेशन ऐसे किया कि पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद नई स्ट्रैंड नए मीडियम के अनुसार बन जाता है, यानी डीएनए के अंदर एक पुरानी वाली डीएनए स्ट्रैंड और एक मीडियम नई के अनुसार
डीएनए स्ट्रैंड बनता है। तो एक कंजर्वेटिव और एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड होती है, इसलिए इसे बोला गया है सेमी कंजर्वेटिव नेचर से डीएनए रेप्लिकेशन होती है। यही है मेजल्सन स्टॉल की एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे आरएनए की सीक्वेंस दी गई है और फिर इसके बेसिस पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है, स्टेट द एमआरएनए सेगमेंट, अच्छा, एमआरएनए सेगमेंट गिवन अबव विच इज कंप्लीट, पूरा का पूरा है, टू बी ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेशन हो जाए इसके लिए है। ए पॉलीपेप्टाइड चैन की सिंथेसिस कर ले, ये है डीएनए से बना हुआ आरएनए। और यहां पर स्ट्रक्चर में हमारे पास लेबल करा हुआ है, एक बार इसे मैं लेबल कर देता हूं ताकि साफ साफ दिखे। यहां पर यह है लेबल किया हुआ और ये आरएनए है। आरएनए की ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में ये वाला लेबल है ए और लास्ट में यहां पे लेबल किया हुआ है बी। तो हमें पहचानना है ए और बी। तो स्टार्ट करने वाली जो भी कोडोन होती है उसे इनिशिएशन कोडोन कहते हैं और वो हमेशा AUG होता है और ये हमेशा एक एमिनो एसिड मिथियोनीन को कोड करता है। और यदि बी की बात कर लें तो UAA, UAG और UGA कहीं भी हो तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, इसलिए इसको स्टॉप कोडोन कहा जाता है। स्टॉप कोडोन ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो यहां पर ए है AUG और बी है यहां पर इन तीनों में से कोई एक UAA मान लेते हैं। जैसे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, राइट द कोडोन, मैंने लिख दिया यहां पर AUG UAA। व्हाट डू दे कोड फॉर, मैंने ये भी लिख दिया कि AUG मिथियोनिन को कोड करता है, UAA किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। नेक्स्ट है, हाउ इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड इन राइबोसोम। एक्चुअली क्या होती है, जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में राइबोसोम के साथ मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं और टीआरएनए के साथ एक एमिनो एसिड भी जुड़ा होता है। राइबोसोम के साथ 2 टीआरएनए आके ऐड हो जाती है और दोनों टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है जिसकी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा आगे, इसका सिर्फ एक पर्पस है कि 2 एमिनो एसिड को एक दूसरे के नजदीक ला दिया जाए। और जब नजदीक आ जाती है तो एमिनो एसिड क्या होता है, तो एमिनो एसिड एक ऐसी केमिकल है जिसके एक टर्मिनल पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एक टर्मिनल पर एमीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यही है एक एमिनो एसिड, मान लेते हैं ये है एमिनो एसिड नंबर 1। और जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है राइबोसोम के साथ टीआरएनए जुड़ा हुआ होता है तो 2 टीआरएनए मैंने अभी बताया एक साथ जुड़ी होगी। तो टीआरएनए के ऊपर यहां 2 एमिनो एसिड आके जुड़ गया, ये मान लेते हैं एमिनो एसिड 2। और ट्रांसलेशन प्रोसेस में मैंने अभी समझाया था कि 2 एमिनो एसिड एक दूसरे के नजदीक आ जाती है। जब नजदीक आएगी तो एक एमिनो एसिड का COOH और दूसरे एमिनो एसिड की NH2 ग्रुप एक दूसरे के नजदीक आ जाएगी। और जब ऐसा प्रोसेस होगा तो यहां से ये H2O रिलीज हो जाएगी और H2O के रिलीज होने के कारण अब ये CO और ये N के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। पेप्टाइड बॉन्ड, 2 एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ये वाला मैंने बोला CO और ये वाली NH। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है यहां पर CH NH2 R1। इधर भी ऐसे ही होगा
CH2 और यहाँ पे COOH। इसलिए जब कभी भी प्रोटीन होती है तो राइट साइड में C टर्मिनल, C फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिप्रेजेंट किया जाता है और लेफ्ट साइड को N टर्मिनल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो दो एमिनो एसिड ट्रांसलेशन प्रोसेस में एक दूसरे के नजदीक आने के कारण पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। तो यही है क्वेश्चन, हाउ इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एमिनो एसिड इन द राइबोसोम। तो राइबोसोम पर ही टीआरएनए के साथ ये दोनों एमिनो एसिड जुड़ी होती है। एक होता है पी साइट, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट, और एक होता है ए साइट के ऊपर एक्सेप्टर साइट या अमाइनो एसाइल साइट। ये दोनों साइट प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम पर और इसकी वजह से यहां H2O रिलीज होगी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और दो एमिनो एसिड आपस में जुड़कर ये डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन कर लेता है। तो आज की क्लास में ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।